इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंसिस में हमने 30-35 जो MOUs मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के साथ, कंपनीज के साथ और ममालिक के साथ जो हमारे साइन हुए, ठीक है, वो $2 बिलियन के टोटल। उसमें वाटर एंड पावर, टूरिज्म, मिनरल्स, माइंस। किसी दिन अमजद साहब ने ख्वाब देखा था, मेरी इतला के मुताबिक, कि उस ख्वाब में ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, इन्होंने हमारी पार्टी के किसी के साथ उस ख्वाब में कोई एग्रीमेंट साइन किया है। हकीकत में कुछ भी नहीं है, ये रेत की दीवार है। यही मीडिया है, बदकिस्मती से वो एक हफ्ते के लिए किसी को दोस्त बना के पेश करती है, एक हफ्ते के लिए किसी को दुश्मन बना के पेश करती है। तो मैं मुखालिफ कब था, वो खालिद खुर्शीद का मैं मुखालिफ कब था, या वो मेरा मुखालिफ कब था? इक़्तिदार है, ये आता है फिर जाता है, वक्त नहीं ठहरता, ये वक्त गुजर गया है। 1 साल 3 महीने हमारे भी हुए। हम इक़्तिदार के लिए पैर नहीं पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन में शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेशन। क्या उसमें से बड़ी चीज़ें निकल आई गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से? बाज़ लोगों ने कहा कि जी आपने खर्चा बहुत किया। अब खर्चा हुआ है तो जाहिर है कुछ अच्छी बातें, आउटपुट कोई पॉजिटिव यकीनन आया होगा। इस हवाले से बात करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने जा रहा है, काफ़ी नई डेवलपमेंट्स हुई जिनके ऊपर हमने प्रोग्राम किए हैं, और नाज़रीन आपको भी हम उस हवाले से अपडेट करते रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। और नेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान भर में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन प्लस अपोजिशन पार्टीज़ का एहतजाज। मेरे मेहमान वज़ीर इत्तलात व मनसूबबंदी गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान। सर बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम हुआ हमारे आपके दरमियान जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था। तो कैसा रहा आपका? पहले दुबई एक्सपो के ऊपर आते हैं, क्या उसमें से कंक्रीट चीज़ें हम निकालेंगे? क्योंकि अपोजिशन की तरफ से बाज़ सोशल मीडिया पे भी ये कहा गया जी इस पर तो बड़े खर्चे हुए, और वीसी साहब ने जाके दुबई में जाके एग्रीमेंट साइन किया, वो तो यहीं भी कर सकते थे। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि उसमें से क्या निकल आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब आपका शुक्रिया। देखें, ये दुबई एक्सपो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। किसी भी काम के लिए आप जाते हैं, ज़ाहिर है रियासत का पैसा तो खर्च होता है। एग्जैक्टली। और दुबई एक्सपो का मैं नाजरीन और हाजरीन के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा मंथ था, फरवरी का मंथ गिलगित बल्तिस्तान के लिए स्पेसिफिक था। उस मंथ में 1 मिलियन लोगों ने दुबई एक्सपो गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन में विजिट किया है, यानी 10 लाख लोगों ने। ठीक, ये कोई छोटी बात नहीं है। और 10 लाख लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के और गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन को विजिट करते हैं। और पवेलियन में बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, यहाँ का कल्चर दिखाया जा रहा है, यहाँ के माउंटेन्स दिखाए जा रहे हैं, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज़म का एक खूबसूरत और प्यारा इलाका है। तो 10 लाख लोग जो दुनिया भर से आके GB का पवेलियन विजिट करते हैं, और फिर गिलगित बल्तिस्तान नेशनली और इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके पीछे अगर 6-8 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का खर्च होता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात। टूरिज्म के हवाले से बहुत कुछ यकीनन इससे, जैसा आपने बताया कि सिर्फ 1 मिलियन लोगों ने तो सिर्फ पवेलियन की विजिट किया। मल्टीप्लाइंग ये हमारा कोई जाती फिगर नहीं। ठीक है, सही है। आप यकीनन उसमें उसकी वेबसाइट पे आप जाएं। ठीक है। आजकल कश्मीर का सूबे का चल रहा है, मार्च का जो महीना है, तो उस पे वहाँ के जो एम्बेसडर साहब थे, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे, वो 2-3 मुख्तलिफ इवेंट्स में वो हमारे पास आए, एज ए चीफ गेस्ट भी आए। उन्होंने कहा कि इससे पहले के जो सूबे थे उन सब से आप बहुत आगे जा रहे हैं। राइट। इसलिए हम आगे जा रहे थे कि हमारी तैयारी अच्छी थी। हमने दिसंबर जनवरी के महीने में, आपको पता होगा
कि इसके टूरिज्म डिपार्टमेंट के 2-3 बंदों को ऑलरेडी एडवांस पार्टी के तौर पे वहाँ पे हमने भिजवाया। ठीक है। उन्होंने जाके वर्क किया, और यहाँ तक कि आपका अपना ये जो स्टूडियो है, आपका भी बहुत बड़ा इनपुट रहा है हमारे लिए, हमारे पूरे वर्क के लिए। तो ये एक टीम वर्क के तौर पे बहुत कामयाब हुए। फिर दुबई एक्सपो में 2 चीज़ें थी, एक टूरिज्म की प्रमोशन थी, पूरी दुनिया का टूरिज्म जो है, और पूरी दुनिया का जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, उस पूरे को एक्सचेंज करना था। ये एक मकसद था दुनिया का। ओके। और सेकंड जो मकसद था वो इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंसेस थे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंसेस में हमने 30-35 जो MOUs मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के साथ, कंपनीज के साथ और ममालिक के साथ जो हमारे साइन हुए, ठीक है, वो $2 बिलियन के टोटल। उसमें वाटर एंड पावर, टूरिज्म, मिनरल्स, माइंस, और ये जो सेक्टर्स थे, ये इन पे हमने अच्छे खासे साइंस किए। और जहाँ तक आपने KIU के VC की बात की है, वो बात VC और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का MOU नहीं था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पीछे स्क्रीन लगा हुआ था, उस स्क्रीन में जूम पे नॉर्वे से बंदे बैठे हुए थे। ओके। वो साइन उनके साथ हो रहा था। ठीक है, ठीक है। तो उसमें एज अ पार्टनर अपना KIU के राइट। तो आपने बता दिया कि 30-35 एग्रीमेंट साइन हुए। जी। ठीक है, और $2 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आएगी मुस्तकबिल में, टॉप पे कौन सा रहा है? हमारे यहाँ पे चूंकि पावर की बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, फिर इसी तरह मिनरल्स हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ओवरऑल पैसों की बात करें कि सबसे ज़्यादा, वो मेरे ख्याल से वाटर एंड पावर के लिए सही। फिर टूरिज्म के ऊपर भी है। ठीक। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ऐसे भी हमें लोग मिले जिनसे हमारा MOU हुआ है, जो एक मॉडल विलेज बनाना चाहता है। अच्छा। मॉडल विलेज 100, 200, 300, 500 कनाल ज़मीन लेके वो मॉडल विलेज बनाया गया। वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। अब मैं छोटी सी आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में ओल्ड होम्स तो है ना, बुजुर्ग होते हैं, 70-80 साल का जो बुजुर्ग है, उनको बेटा बेटी या फिर बहू सीधे ले जाके ओल्ड होम में छोड़ देती है। उसके पास डॉलर पड़ा हुआ है उस बुजुर्ग के पास, बट वो जो थोड़े से दिन जिंदगी के जो रहे हैं उसको अच्छी तरह से गुजारना चाहता है। हमने उनको कॉन्सेप्ट दिया कि वो जो बाकी जो उसकी ज़िंदगी के दिन है वो सुकून से गुजारने के लिए पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान वो खित्ता है जहाँ पे आप शाम को आसमान की तरफ देखो, एक एक तारा उसको नज़र आएगा। सुकून यहाँ पे है। फिर आपके ऑर्गेनिक फूड्स यहाँ पे मिलते हैं। तो एक अंग्रेज़ जो ओल्ड होम के बजाय हम उसको फैसिलिटी यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल उस कॉलोनी के अंदर हो, उस विलेज के अंदर हो, अपना इलाज मुआलजा भी करवाए, नर्सिंग उसकी अच्छी खासी हो। तो इस किस्म की चीजें फिर ये तो और बहुत सारे। ठीक है, मॉडल विलेज आपने बताया, लेकिन इसके लिए तो एक लंबा एक सफर चाहिए। जाहिर है जो इदारा को इदारा इसको अगर चैनलाइज कर रहा है उधर से उनके साथ, फिर नहीं, ये इंडिविजुअल्स की बात अच्छा, इंडिविजुअल, लेकिन वो सारे कैसे, मतलब एक इंडिविजुअल तो नहीं से तो काम नहीं बनेगा ना, उसके लिए तो कोई कंसोर्शियम टाइप नहीं होगी। बहुत बड़े बिलियनियर्स हमें मिले हैं वहाँ पे, उनका अपना शौक है गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्ट। इन सबको आपने ये आइडिया अपलोड किया? सबको नहीं, 2-3 के साथ जिनके साथ हमारा MOU हुआ, मैं उनके स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। फिर फाल्कनरी है हमारे पास, वो फाल्कन्स मौजूद हैं जिसके लिए अरबी शेख पागल होता है। और दुबई में हमारी टीम ने, कंसर्न्स ने, वहाँ जो हैचरी है, फाल्कनरी की हैचरी, जहाँ वो अंडे दे के बच्चे जो जनरेशन पैदा करते हैं, सही, वहाँ पे हमारे 1-2 सेक्रेटरीज और कंसर्न्स ने, जिन शेख के साथ हमारी बातचीत हुई थी, उस हैचरी को विज़िट भी किया। वहाँ पे देखा उनकी पूरी जो नर्सरी थी, जिस तरह आप समझें कि उनकी पोल्ट्री फार्म समझे, यहाँ तो पोल्ट्री फार्म आपने नाम दे, उसको फाल्कनरी जो उनकी फार्म थी उसको विज़िट किया है। उनका कहना ये था कि जब ये अंडे देने के बाद बच्चे देने के टाइम में उस बच्चे को निकालने के लिए मैक्सिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि
गिलगित बल्तिस्तान में अवेलेबल है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ दुबई में कहीं भी नहीं है, वहाँ हमेशा 40 से ऊपर रहता है। और बच्चे कब देते हैं? जून और जुलाई में। ठीक, बच्चे वो जून जुलाई में देते हैं। अब जून जुलाई में दुबई का मौसम आपको पता है, इवन पाकिस्तान के और सूबों के मौसम का आपको पता है। जीबी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जून और जुलाई के महीने में भी आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो उन्होंने हमसे कमिट किया है, विलिंग जाहिर की है, इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद वो खुद आ रहे हैं इधर, ठीक है, आके यहाँ वो हैचरी बनाएंगे। राइट। तो अब वो हैचरी जब यहाँ पे बनेगी तो आपका जो अरबियन कंट्रीज का जो टूरिस्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान आएगा। राइट राइट, ये एक आइडिया है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। सूबे के हवाले से बात करते हैं। वफाकी सतह के ऊपर तो काफ़ी अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जो एक हलचल चली आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का सूबे की तरफ जो पेशरफ्त थी ये मुतासिर होगी? होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सूबा मुल्क से भी एक कदम आगे जाके रियासत का काम है, और रियासत के अंदर हुकूमतें बदलती भी रहती हैं। बट इंशाल्लाह एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं इस हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था, अपने ही इस टेन्योर में वो सूबा बनाएंगे। हमारी कश्ती ठीक सफ़र कर रही है, उसमें कोई हिचकोले नहीं है। कोई टेंटेटिव डेट है कि ऐलान होगा? डेट में नहीं दूंगा ना, मैंने इससे पहले कोई डेट दी है, मैं डेट्स का कायल नहीं हूँ। ठीक है, अलबत्ता हमारा जो ट्रांजिशनल प्लान जो है वो तेज़ी से चल के हमारे एंड से कंप्लीट हुआ है, सिग्नेचर्स के साथ। कंसर्न मिनिस्ट्री को जा चुका है, उस मिनिस्ट्री से फर्दर जितने मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होनी है वहाँ तक भी गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो कमेटी ट्रांजिशनल प्लान की आपने बात की, इसके हवाले से एक कमेटी बनी, उस कमेटी की तरफ से बड़ी रिजर्वेशंस आई जब बाप ने जाके एक बिल टेबल किया सेनेट के अंदर। तो इस कमेटी का तो ये कहना था कि वो बिल जब तक विड्रा नहीं होगा और हमारा बिल नहीं जाएगा हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बाइकाट करेंगे। तो इस जिस ट्रांजिशनल प्लान की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या ये मेमोरान भी मौजूद थे? ये तो बाकायदा हमारी इन राइटिंग आया हुआ था ना, इसलिए नाम लेने की भी जरूरत नहीं। जिस कमेटी ने उस बाप के बिल के ऊपर एतराज़ किया था, हमारी वो कमेटी हक बजानिब थी। ठीक है, क्योंकि ये सरप्राइज था सबके लिए। ठीक। और जब सरप्राइज मिलता है तो पॉलिटिकल वर्कर हमेशा अपने कारकुन की जबान बोल रहा हूँ। राइट, ये सरप्राइज क्यों इन्होंने आके दिया था? मतलब देखें, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। उसके फौरन बाद आपको पता है बाप के वो 3 सेनेटर्स जीबी हाउस हमारे पास आए, हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने बैकग्राउंड बताया। उसी दिन खालिद खुर्शीद साहब, अपना सुहेल अब्बास साहब और मैं, हम दोनों को सीएम साहब लेकर गए उसके पास, चेयरमैन सेनेट के पास। उसके ऊपर सीएम साहब ने अपने रिजर्वेशन जाहिर किए, इजहार किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया। ठीक है, क्या जवाब? मतलब पॉजिटिव जवाब दिया कि जो भी आपका बिल होगा हम उसी को लेके चलेंगे, इसको आप समझे स्टैंड इज कैंसल्ड हमारी तरफ से। मतलब एक चेयरमैन सेनेट के मुंह से ये बात निकलती है, तो मेरे ख्याल से उसको अब कहीं से भी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अज्यूम करें कि वो स्टैंड कैंसिल उन्होंने जो कहा कि आपका बिल जाए, उसके बावजूद भी वो रहे, तो उस वक्त क्या स्टेटस नहीं रहेगा? ये मैं आपको कहता हूँ वो नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो जब इस ट्रांजिशनल प्लान के हवाले से काम शाम फाइनल तक पहुंच गया, जी सिग्नेचर्स करके दे दिए हमने। अच्छा, मतलब कमेटी की तरफ से डन? जो कमेटी थी गिलगित बल्तिस्तान की कमेटी अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और उसके सिग्नेचर करने के बाद वही पूरी कमेटी लॉ मिनिस्टर के साथ बैठी है। ठीक है, बैठ के नोक पलक जितने भी थे उसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, और अब बहुत सारे सवालात, हमारे सवालात, जीबी के लोगों के सवालात का जवाब हमें चाहिए था, इसलिए कि वहाँ पे एनएफसी के मामलात हैं, हमें शेयर कितना मिलेगा, यहाँ पे जो हमारी कस्टम अनपेड की जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनका क्या होगा। लेकिन आपने लिख के दिया, साइन हो गए हैं, तो अब क्या इसके बाद क्या होगा? क्योंकि सिग्नेचर्स तो हो गए हैं। नहीं, इसके बाद तो देखें ना, हमने तो एक डिमांड रखी है ना। ओके, हमने एक डिमांड रखी है, वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनली या कानूनी तौर पे कहीं हो सकता है किसी डिपार्टमेंट को, किसी अदारे को हमारी उस डिमांड पे कोई ना कोई नुक्ता एतराज़ हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जाहिर है
हम उस नुक्ता एतराज़ को दूर करेंगे। तो गवर्नमेंट्स कभी भी डेडलॉक नहीं पैदा करती। वफाक में भी हमारी गवर्नमेंट है, सूबे में भी हमारी है। तो एट द एंड बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर, भले मेरी पार्टी का हो, भले नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, JUI के, इन सब ने कल को जवाब देना है अपनी आवाम के सामने। तो हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान की इस आइडेंटिटी के साथ साथ वो जो ट्रांजिशनल प्लान जिसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई, एक गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट बन के सामने आया है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का जिक्र हुआ जिसके हवाले से ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान से, उसमें अपोजिशन भी, उसमें गवर्नमेंट भी, तमाम जमातों ने मिल के साइन करके दिया हुआ है वफाक को। अब वो क्या एग्रीमेंट था? अमजद साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बताएंगे, ये गवर्नमेंट बताए, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो वो क्या एग्रीमेंट था? उसको छुपाने की क्या ज़रूरत पेश आई है? मैं नहीं समझा, सवाल रिपीट करें। कोई ऐसा एग्रीमेंट वफाकी हुकूमत के साथ जिसमें गिलगित बल्तिस्तान सूबे के हवाले से, अदर देन दिस ट्रांजिशनल प्लान? ओके, ये किसी दिन अमजद साहब ने ख्वाब देखा था मेरी इतला के मुताबिक कि उस ख्वाब में ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, इन्होंने हमारी पार्टी के किसी के साथ उस ख्वाब में कोई एग्रीमेंट साइन किया है। हकीकत में कुछ भी नहीं है, कोई ये रेत की दीवार है। ठीक है, तो ज़रा ये बताइए, वज़ीर साहब के सेनेट के अंदर सीटों की तकसीम या तादाद कौमी असम्बली में क्या तय पाया है और किस ग्राउंड के ऊपर? इस पे मैं सियासत नहीं करूँगा, स्ट्रेट अवे बात करूँगा। हमारी डिमांड हायर साइड पे है। ठीक है, मुमकिन है हमारी डिमांड के ऊपर एग्री कर जाएं। अगर नहीं भी करते तो वो जो कहते हैं वो भी एनफ है। वो जितना उसके रीजन में बताता हूँ। ठीक है, PMLN के सरताज अजीज कमेटी का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार कर रहे होते हैं। आपको पता है कि उसको सहीफ़ा बना के पेश करते थे कि जी सरताज अजीज की कमेटी ये वो। उसमें आप मानते हैं इस बात को, मेरी आवाम पूरी मानती है ना, कि मुबस्सिर के तौर पे कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी थी। इस बात को तो आप मानते हैं। बिल्कुल। और ये भी ज़रूर मानते होंगे कि 3 कौमी असम्बली में सीटें और 3 सेनेट में थी। ऐसा ही है ना सर? सही। आर यू एग्रीड? हम इनसे आगे मनवा चुके हैं, इनसे बहुत आगे जाके मनवा चुके हैं, लेकिन जो हमारी डिमांड है उससे भी एक कदम आगे जाके। तो इस बात की लोग तसल्ली रखें कि सरताज अजीज की कमेटी से या उसकी रिकमेंडेशन से मुकाबला हमारा नहीं है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात है। लेकिन फर्ज करें आपने 10 या 12 की डिमांड की है, वो उसको कट करके 6 दें या 4 दें, तो इसमें इसको मतलब पब्लिक करने में कोई मसला है आपकी तरफ से? तो नहीं, पहले करना चाहिए कि हमारी तरफ से ये डिमांड नहीं। मैंने आपको क्लियर किया ना, हमारी तरफ से 8 की डिमांड है। हमें इंशाल्लाह 6 कहते हैं नहीं, इसमें सेनेट में 8 की डिमांड है। और ठीक है, हमने नेशनल असेंबली में 4 के ऊपर हम भी राजी हैं, वो भी राजी हैं। राइट, ठीक। तो 4 और 6 यहाँ पे मैं पब्लिक के उसके लिए ना, हम बहुत उस पे मतलब अपना मौक़िफ़ बड़ा सख्त हमने कहाँ रखा है अपनी उन तमाम मीटिंग्स में, कि जहाँ जहाँ आवाम के डायरेक्ट इश्यूज के ऊपर बात आती है, मिसाल के तौर पे अनपेड गाड़ियां हैं, मिसाल के तौर पे आपकी गंदम की सब्सिडी है, मिसाल के तौर पे आपके टैक्सेस हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम स्टैंड लेंगे। अपने 1-2 बंदों की जो जाके असेंबली में नुमाइंदगी करनी है, उनके लिए उस हद तक डेडलॉक हम क्यों कायम करें, क्यों पैदा करें? तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ 6 बंदे सेनेट में भरपूर नुमाइंदगी होगी गिलगित बल्तिस्तान के, तो असल आवाम को ज़्यादा जिस पे फ़ायदा होना है उसके ऊपर हमारी कंसंट्रेशन है कि हम कल को आवाम के सामने नीचे ना हो। ठीक है, आवाम को कह सकें हमने तुम लोगों के लिए ये करवाया है, न कि ये कहें कि हमने अपने लिए इतनी सीटें बढ़वाई हैं। सही। सीटें बढ़वाना ये बेस्ट इंटरेस्ट में है, बट ये 15 लाख की आबादी को आज सुबह मिल रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस किस्म का प्राइम मिनिस्टर मुल्क में आया है जिसने अहद किया है, कमिटमेंट की है, और उस कमिटमेंट के नतीजे में बेतहाशा मीटिंग्स हुई और एक नतीजे पे हम पहुंचे हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द वफाकी काबीना में ये डिस्कस होगा। ट्रांजिशनल प्लान के ऊपर हमारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वीक में
बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो जाए। सही, पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ राय है, बल्कि शिद्दत इख्तियार किया, डिसएग्रीमेंट, और किसी हद तक हम ये कहें कि कोई ग्रुप शूट दोबारा से बनने लगे, उसमें मैं तो कुछ नाम भी आपको, नज़ीर साहब, डिप्टी स्पीकर जावेद मनवा साहब, उसवेल अब्बास साहब, इनके तो नाम भी मीडिया में कई दफ़ा आते रहे। तो क्या वजह थी कि इनको आपने नाराज़ करवाया, साथ लेके नहीं चले, कि वजह क्या थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसूलों के ऊपर इनके रिजर्वेशंस ज़रूर थे, और उसमें स्ट्रेट अवे ये कहते थे कि जी हमें हर चीज़ को नाप तोल के हम आगे जाएं। अब देखें, 2 मिनट के लिए नज़ीर साहब है या मनवा साहब है, एक कानून के मामलात को अच्छा जानता है, एक फाइनेंस की चीज़ों को अच्छा जानता है। उसका उतना ही हक है ना जितना मेरा हक है कि जो चीज़ डॉक्यूमेंट आगे जा रहा है उसके ऊपर उसका नुक्ता एतराज़ जब सामने आता है, तो उस नुक्ता एतराज़ को मीडिया में, बिलखुसूस डिजिटल मीडिया में गलत करके पेश किया गया है। मैं उस पूरी चीज़ का माँ सवाए 6-7 दिन जो मैं एब्सेंट था इस्लामाबाद में, तो कोई हमारे इस पूरी टीम के अंदर ग्रुप बंदी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तमाम मेंबरान प्लस अपोजिशन के वो मेंबरान जो इसका हिस्सा रहे, एक पेज के ऊपर, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर, उसके प्रोविंस के ऊपर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के साथ आपके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा खुशगवार हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी मीडिया को थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील हो रहा है। मैंने आज आपके ही आयमन के किसी ने इसको चलाया भी है। देखें, अगर ताल्लुक रिश्ते की बात करें तो मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा होना, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा भाई है। और कुछ अगर वर्किंग रिलेशनशिप के दौरान अगर किसी के साथ आप बैठें, तो यही मीडिया है बदकिस्मती से, वो एक हफ्ते के लिए किसी को दोस्त बना के पेश करती है, एक हफ्ते के लिए किसी को दुश्मन बना के पेश करती है। तो मैं मुखालिफ कब था, वो खालिद खुर्शीद का मैं मुखालिफ कब था, या वो मेरा मुखालिफ कब था? मैं असल में हैरान इस बात पे होता हूँ। कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ से शायद ज्यादा था, शायद आपकी तरफ से इतना नहीं, वो मैं तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा है इश्यूज के ऊपर ना, इश्यूज के ऊपर। और ज़ाहिर है मैं एक हल्के से मेरा ताल्लुक है, मैं अपने हल्के के लोगों को मैंने डिलीवर करना है। अब उस दौरान कोई चीज़ें मेरे वोटर्स के लिए बेहतर ना हो, उस पर मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ किसी भी वजह से, किसी भी वजह का आप समझें, तो फिर जाहिर है मैं किसके आगे बात करूं? मैं अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा, मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी से बात करूंगा। तो इन चीज़ों को माइनस और नेगेटिव के तौर पे लेते हैं। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द हमारे तमाम वजीर, मुशीर एज अ टीम काम कर रहे हैं। कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है। नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल, वफाकी सतह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अच्छा खासा एक मास गर्म हो गया। आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस जो महाजम के खिलाफ है, इनको शिकस्त देने में कामयाब होंगे? हाँ। वैसे अगर दूसरी सूरत हाल पेश आ गई, क्योंकि जमहूरियत में होता रहता है, जीबी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा? सर जी, और इसी के साथ भी एक ये सवाल कि आप लोगों ने, जीबी गवर्नमेंट ने, कहीं से ये नहीं देखा गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर को ओपनली कोई सपोर्ट किया हो इस मुश्किल वक्त में? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट किया है। मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखें, एक होता है इक़्तिदार का भूखा, और एक होता है अपनी सलाहियतों को अपनी आवाम के ऊपर सर्व करना। खान साहब में और दूसरे जो लीडर्स जो अपने आप को कहते हैं, उनमें ये फ़र्क है। खान साहब इस वक्त जिस नैरेटिव के साथ सामने आए हैं, बिल्कुल हर सुनने वाला कहता है कि यार इनको नरम बात करनी चाहिए, इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मीडिया में भी हम तज़िये देखते हैं। तो जब इंसान सच्चा हो, उसकी सोच सही हो, उसके पीछे करप्शन ना हो, करप्शन की जायदादें ना हो, तो वो हमेशा सच्ची बात करता है। एक छोटा सा वाक़या मैं बताता हूँ। कायद-ए-आज़म का एक जलसा हुआ करता था पंजाब के किसी एक कोने में, आखिरी जलसों में एक जलसा था। एक देहाती
धोती शोती पहन के वो गया। आगे से कुछ लोगों ने उससे पूछा कि किधर जा रहे हो, उसने कहा यार वो कायद-ए-आज़म का जलसा है, वो सुनने मैंने जाना है। तो आगे से उसने कहा वो तो अंग्रेजी में तकरीर करता है, आपको क्या समझ आएगी। आगे से वो देहाती धोती वाला अनपढ़ बंदा कहता है यार अंग्रेजी में भी करता है लेकिन बंदा सच्चा है, उसकी बातों में सच्चाई बहुत है। तो आप अंदाज़ा करें इस बात पे कि अरबों रुपया खर्च करके बिलावल साहब कराची से आता है और डी चौक में एंड में 7,000 लोग थे। और खान साहब की करिज्मेटिक लीडरशिप ये है कि जिस जगह जाता है तो आवाम उमड़ के सामने सर्वाइव कर सकेंगे स्लो मोशन? सर बिल्कुल सर्वाइव कर जाएंगे। अगर नहीं भी किया ना तो हम वो सियासतदान नहीं है जो लेट जाए। ये कौन सी बात होगी, इख्तिदार है, ये आता है फिर जाता है, वक्त नहीं ठहरता, ये वक्त गुजर गया है। 1 साल 3 महीने हमारे भी हुए। हम इख्तिदार के लिए पैर नहीं पकड़ेंगे। एक मिशन लेके आया है खान साहब, उस मिशन की तकमील की जरूरत है। फतहुल्लाह साहब, आखिरी सवाल, ये 5 साल और 2.5 साल वाला दौरानिए की बात को मजीद उलझा दिया वफाकी लॉ मिनिस्टर ने। 5 साल फरूक नसीम साहब ने कहा कि ये 5 साल पूरे करेगी, तो आपको क्या लगता है कि कहीं इसके ऊपर बहस हुई है? सर इसके ऊपर मैं एक क्लियर राय दूं अपनी। जो हमारा पिछला इलेक्शन हुआ है उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल हो, हम ये कहते हैं। पिछला इलेक्शन उस अमेंडमेंट में ये चीज़ मेंशन हो कि उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल हो। मजीद टेन्योर की बात ना हम करें ना अपोजिशन करें, बस उस बात को लेके आईनी तौर पे ठीक है। बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह खान साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।